एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमारे अंदर एनर्जी है तो हम वर्क करेंगे, और वो बाहर से तो दिख नहीं रही कि भाई यहाँ एनर्जी है वहाँ एनर्जी है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो भी अंदर है, आप लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, पुलिस सामान उठा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहा है, इंटरनल एनर्जी से ही वर्क हो रहा है सब जगह पर। और वो जो है इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी। इंटरनल कैपेसिटी है वही एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी से ही वर्क होता है। कई तरह की एनर्जीज आप देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे 11th में अभी ज़्यादा काम में आएगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरह की काम में आने वाली है। एक तो काम में आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कि अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है एम मास, कोई भी हो दुनिया में, आप कोई ऑब्जेक्ट कैसा भी, के पास काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ एम स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किस तरह से होगी वो बात, वो एक याद है आपको, कई तरह की होंगी। 11th 12th में पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होंगी, कौन कौन सी होंगी मैं आपको बताऊंगा जब आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। तो हमारे काम का हाल फिलहाल ये ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, तो लाइटें जल रही है, मोबाइल आप देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, दुनिया भर की लाइट है, एसी है, टीवी, फ्रिज, कूलर, आजकल तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई हैं। उन सब में क्या काम में आ रही है, कौन सी एनर्जी काम में आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें भी करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है ना इन सब में, वायर्स में। इसी तरह से ऑप्टिकल लाइट, ये ऑप्टिकल एनर्जी, जो जो लाइट हैं ये सब। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर होगा ये आपके 12th क्लास में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिकल लाइट है, लाइट वाली एनर्जी। और भाई सही बात है, कई बार होता है आपको ठंड लग रही है, या घर के अंदर से निकले और मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा धूप में गए तो अचानक से एनर्जी आ गई, वो भी आ जाती है। नहीं तो लाइट अपने आप में एनर्जी है। ये भी 12th क्लास में पढ़ेंगे। और ये तो चल ही रहा है आपका मैकेनिकल एनर्जी, जो चल रहा है, एनर्जी चल रहा है सब जगह। अकोस्टिकल साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एनर्जी है, ये भी 11th क्लास के एंड में हम पढ़ेंगे। वेव, वेव्स। मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल्स के पास होती है, एटम्स के पास होती है, क्या हो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत खतरनाक भी हो, अगर इसका मिस यूज किया जाए तो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब फूट जाता है। और सही यूज किया जाए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे कि मैं कोटा से बोल रहा हूँ, मैं कोटा का हूँ, तो मेरे कोटा के पास में ही यहाँ से 40 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रावत भाटा में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड एनर्जी होती है। क्या होता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है न्यूक्लियस, जो दिखता भी नहीं है उसको। तो ये भी आपके 12th क्लास में आएगा, ठीक है। ये सब एनर्जीज रहेंगी। ये इन सभी एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जब जैसे जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे। मास एनर्जी रिलेशन कैसे किया जा सकता है, वो रिलेशन हो गया ये रहा, एनर्जी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। इसे कहते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और इसको डिटेल में 12th क्लास में ही पढ़ा जाएगा, जिसमें फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपकी इतनी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उसके पास स्पीड इतनी है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो जनरली नहीं होती, तो इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। तो कुछ एनर्जी की यूनिट वैसे तो जूल होती है, बट सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। और आपको कल शायद बताया भी था रिलेशन। एक रिलेशन ये भी है, 12th क्लास में ज़्यादा काम में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 10⁻⁻19 है, जूल होगा। 1 कैलोरी, ये आपके 11th क्लास में काम में आ जाएगा, दैट इज 4.2 जूल। ये हीट वगैरह जो होती है, अपन कहते हैं कैलोरी बर्न करनी है, कैलोरी बर्न करनी है। जो लोग फैटी हो जाते हैं ना, उनको क्या है, कैलोरी बर्न करने का लगा रहता है।
और कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या है कि भाई खा खा करके सालों से कैलोरी इकट्ठा करी जाती है, आसानी से बर्न नहीं होती। नहीं, तो वो वाली कैलोरी, हम ये नहीं कहते इतनी एनर्जी बर्न करनी है मुझे, इतनी जूल एनर्जी बर्न करनी है, हम कहते हैं इतनी 1000 कैलोरी बर्न करनी है, ऐसे करके। खैर, ये हमारे घर के जो मीटर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, खासतौर पर KWH, किलो वाट आर, ये उसमें काम में आता है। एंड दैट इज 36 इंटू 10⁵ ये 12th में आपको देखने को मिलेगा, ये 11th में देखने को मिलेगा, ये 12th में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इन मैकेनिक्स वी आर ओनली कंसर्न विद मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का बहुत सीधा साधा सिंपल बात है, काइनेटिक एनर्जी को के से या फिर के ई से लिख देंगे, एंड दैट इज हाफ एम पी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके की होती है। पोटेंशियल एनर्जी अभी तक आप जो पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है कि अच्छा सर mgh होती है, तो वो बात है जो 8th 9th 10th तक आपको एक बार पढ़ा दी गई। पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके की होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में भी होती है, और वो होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी दो मास के बीच में भी होते हैं, मास पार्टिकल्स G माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होती है। स्प्रिंग के बारे में आपने देखा था, स्प्रिंग को जब खींचते हैं फोर्स लगता है kx। स्प्रिंग में पोटेंशियल, उसको जब खींचने में हमें एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया उसको खींचने में या फिर कंप्रेस करने में, तो कंप्रेस करने में जो वर्क होता है या खींच उसको एक्सटेंड करने में, एलोंगेट करने में, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम पढ़ेंगे डिटेल में, एंड दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके बारे में हम 12th में ही पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसके बारे में हम 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ लेंगे। कैपिटल आर तो डिस्टेंस आपकी इच्छा है, दो पार्टिकल्स के बीच में आप कितना डिस्टेंस लेते हैं, टी आर एस वट एवर, ठीक। बड़ा आर छोटा आर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो तुम कह रहे हो शायद तुम उसकी बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो क्या, है ना। यहाँ पर मान लीजिए एम मास का, एम मास है और ये अर्थ का सारा मास यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस के बराबर होगा। अगर वो है तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस जी एम एम ई अपॉन कैपिटल आर, आर ई फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सब तब हो जाएगा, जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी किन किन क्यों, मतलब कैसे होती है वगैरह वगैरह, आगे की बात है, जब आएगी तब डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी सबको क्लियर है, मास अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ ही जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू इट्स मोशन। मोशन के कारण अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन के कारण जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। पढ़ लीजिए, कुछ खास बातें नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, तो पढ़ लो एक बार। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आज का हमारा कार्यक्रम इसी पर बेस्ड रहेगा, इसी से रिलेटेड बातें होंगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, और वर्क वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या कहता है वर्क काइनेटिक एनर्जी, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल देते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को बोल देते हैं कि भाई वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces equals to change in kinetic energy। डेल्टा के फॉर काइनेटिक एनर्जी, के ई नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे के लिख रहा हूं, बस इतना ही। वर्क डन बाय ऑथर, कौन कौन से फोर्स वर्क कर सकते हैं, जर्नली बात की जाए तो वर्क डन बाय
एक तो आप हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर सकते हैं, एक बर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर सकते हैं, और एक होता है हम यानी एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर सकते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब है के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। आपको ऐसे या फिर इसकी अगली स्टेप ये है याद कर रखना चाहिए, ऑल द फोर्सेस, मतलब दिक्कत ये है कि भाई ये कौन कौन है, कब आएंगे, कैसे समझेंगे, तो थोड़ा डिटेल आने में टाइम लगेगा। फिर भी मैं आपको कुछ बातें यहाँ बता देता हूँ, आगे आ जाएंगी। WC, C फॉर कंजर्वेटिव, का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। WNC, WNC वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, नॉन तो नॉन हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, 12th क्लास में आप देखेंगे। तो अभी दो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R2 हो गया आर स्क्वायर। और स्प्रिंग फोर्स तो हो ही गया आपके इस चैप्टर में। और अभी अभी मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था mg, ग्रेविटी फोर्स, mg, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जांपल है। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा आज, तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे डिटेल में चीजें आगे भी आएंगी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, बट मैं अभी से आपको क्लियर कराना जरूरी समझता हूँ। और भी एक दो अब, और एक और है आपका जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो दो मासेस के बीच में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में आपस में अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स kx, और ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, mg, ग्रेविटी यानी अर्थ, अर्थ किस फोर्स से पुल कर रही है, mg। ये सभी फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं, क्योंकि अभी मैं लिखा नहीं रहा, वो सब आगे लिखा हुआ मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे। जब वो वर्क करते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी पार्टिकल या सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी पार्टिकल या सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में वर्क को हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। याद करिए, जब मैंने आपको बताया था एम मास को आपने ऐसे ड्रॉप किया, वो यहाँ तक पहुंचा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया था, mgh। फिर मैंने कहा ऐसे फेंको प्रोजेक्टाइल, मैंने कहा ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर उसको छोड़ दो, वो नीचे जाएगा, मैंने कहा ऐसे ऐसे भी जाने दो उसको, नीचे जाएगा। अगर वो h हाइट से नीचे जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हर केसेस में, चाहे आपने यहाँ से उसको ऊपर फेंका, फिर वो वापस आया और यहाँ पहुंचा, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज h। तो सभी केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया था, आई थिंक परसों की बात है, कितना आया था, mgh। अरे हाँ बोलो, हाँ mgh आया था ना। तो किसी तो वो पाथ पर डिपेंड कर रहा था क्या, पाथ यानी कि ऐसे फेंका ऐसे छोड़ा, चाहे ऐसे फेंका चाहे छोड़ा, सब में तो mgh आ रहा था। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करते हैं, तो वो वर्क जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर एक पूरे लूप में, राउंड पाथ के लिए, राउंड ट्रिप के लिए वो वर्क कितना करते हैं, जीरो करते हैं। कितना करते हैं, कितना करते हैं, जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब किसी
पार्टिकल या सिस्टम के ऊपर लगते हैं तो एक राउंड ट्रिप के लिए वो 0 वर्क करते हैं। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बस इसका अपोजिट है कि वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो पाथ है उस पर वर्क डिपेंड करता है जब वो लगता है तो, और किस पर डिपेंड करता है, और एक राउंड ट्रिप के लिए उसका जो वर्क डन है वो 0 नहीं होता है। खास तौर पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जी आपके फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन, किसी भी टाइप का फ्रिक्शन, किसी भी टाइप का फ्रिक्शन, और W एक्सटर्नल होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि भाई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क कर रहा है वो होगा। ठीक है, बात समझ में आई? कल वाला कोई बच्चा नया रिपीट है क्या? आज बैठा है क्या? कृतिका जी बैठे हैं। कृतिका समझ में आ रहा है बेटा? चलिए बढ़िया। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोबारा आएगा, लेकिन मैं फिर ही बताता हूँ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं, वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं जब वो राउंड ट्रिप के लिए वर्क करते हैं तो वर्क डन 0 आता है। ये बात सामने भी आ जाएगी, मैं एग्जांपल से बता दूंगा आज आप। उसके एग्जांपल ये सब हैं और वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करते हैं तो पाथ पर डिपेंड करता है और राउंड ट्रिप के लिए उनका वर्क डन भी 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, बल्कि निगेटिव ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई फ्रिक्शन कोई सा भी ले लो आप, एयर फ्रिक्शन कह लो या आप जो सरफेस वाला फ्रिक्शन है वो कह लो, वो सब वर्क डन क्या नेगेटिव मिलता है जब वो वर्क करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैं आप कुछ नहीं कहा तो कोई कोई तो होगा। आप कहते हैं कि इस पेन को ऊपर उठाने में कितना वर्क किया गया, तो भाई किसने उठाया? ग्रेविटी तो उठा नहीं रही, ग्रेविटी तो कह रही है कि तुम इसे भी छोड़ दो तो नीचे चले जाऊंगी। एक्सटर्नल फोर्स ने उठाया, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब के फाइनल हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर या V2 स्क्वायर कर लो, और इनिशियल का मतलब हाफ एम पी, हाफ तो भी रहेगा पी स्क्वायर। ठीक है। प्रूफ की कोई खास जरूरत है नहीं, हमें कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। वेरिएबल फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, सबके लिए सेम ही रहने वाला है मामला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कांस्टेंट है, चाहे कांस्टेंट हो उसके लिए भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ऑल में भले ही ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये वर्क नहीं कर रहे हैं सिर्फ ये वर्क कर रहा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है सारे वर्क कर रहे हैं तब भी यही होगा, एक या दो एब्सेंट भी रह सकते हैं। चाहे वेरिएबल फोर्स हो तब भी यही आएगा। हाउ टू अप्लाई, मेन बात है कि हमारे से न्यूमेरिकल कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई ये चाहे आप पढ़ लो चाहे ना पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ने से नहीं आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करने से आता है, और प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी से प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हेडिंग ही अपना वर्क एनर्जी थ्योरम है तो डेफिनेटली वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रॉब्लम रहने वाली है। मैंने आपको वर्क डन बाय वर्क डन बाय mg यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी सिखाया है, मैंने आपको वर्क डन बाय नॉर्मल सिखाया है, मैंने आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन सिखाया है, ये सब मैंने आपको सिखाए हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग बचा हुआ है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी सामने, जो जो आएंगी वो सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, और वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो हमें तो ये देखना है कि आप चाहो तो पढ़ लो, पढ़ेंगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है,
आइडेंटिफाई द इनिशियल फाइनल पोजीशन। सही बात है, 2 पॉइंट कहाँ से शुरू कहाँ खत्म मालूम होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम हम जानते हैं बनाने, बाद में अप्लाई कर देंगे। तो पहले तो नॉर्मल सी बातें ये हैं। अब बॉडी ऑफ मास m kg, मास ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, फाइनल वेलोसिटी ये रही, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। खास बात नहीं करनी है लेकिन करनी तो है। क्या करनी है, डेल्टा की आपसे पूछा है, दैट इज k2 माइनस k1, दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, कोशिश करो। करिए, सॉल्व करके बताइए।